अपना इंट्रोडक्शन दीजिए नेहा जी, छोटा सा। जी सर। जी सर। सर मेरा नाम पूजा है और मैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद स्टेट यूपी से बिलोंग करती हूँ। सर मैंने अपना जो लॉ कंप्लीट किया था वो आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट 2010 में कंप्लीट किया है। तो 2010 में जब आपका लॉ रहा तो अब तक लॉ की जर्नी कैसी रही आपकी इन 22-23 साल 12-13 सालों तक? सर एक्चुअली सर मैंने बच्चे छोटे होने के कारण सर लॉ करने के बाद सर मैंने मतलब कुछ नहीं किया था। अभी 2-3 सालों से मैं सर तैयारी में हूँ। और सर अभी मतलब मैं मतलब रेगुलर तैयारी में हूँ सर। कुछ मेंस भी दिए, इंटरव्यू भी दिए, लेकिन अनलकीली मेरा नहीं हो पाया अभी फाइनल। तो कहाँ का आपने मेंस और इंटरव्यू दिया था? सर मैंने यूपी का जो ये 2022 का इंटरव्यू दिया है, यूपी एपीओ का भी इंटरव्यू दिया है। सर अभी ये बिहार एपीओ का इंटरव्यू। अच्छा, आप हमें बताएंगे कि किसी ऑफेंस के लिए लिमिटेशन पीरियड कितनी होती है? किसी ऑफेंस में कॉग्निजेंस लेने के लिए लिमिटेशन पीरियड कितनी होती जी सर। लिमिटेशन से संबंधित प्रोविजन सर सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 36 में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा है कि जिसमें से फाइन से जो है पनिशेबल है तो उसका 6 मंथ होगा लिमिटेशन पीरियड। अगर कोई ऑफेंस जो 1 साल तक के ऑफेंस दंडनीय है, मतलब 1 साल तक के कारावास से दंडनीय है, तो 1 ईयर होगा। और अगर कोई ऑफेंस ऐसा है कि 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है तो 3 साल होगा। और अगर सर कोई ऑफेंस 3 साल से ऊपर तक के लिए सर उसके लिए कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं है। है? अच्छा, आप हमको बताएंगे कि विकेरियस लायबिलिटी क्या होती है? जी सर। वाइकेरियस लायबिलिटी होती है सर कि अगर मतलब उसमें सर किसी ने अगर पार्टिसिपेट ना भी किया हो किसी ऑफेंस को करने में, तो भी उसको लायबल ठहराया जाता है सर। इसको वाइकेरियस लायबिलिटी कहते हैं। इसको तो विकेरियस जैसे लायबिलिटी। इसका आईपीसी का सेक्शन 154, 155 किसी की लैंड पर अगर कोई भी अनलॉफुल जो मतलब वो असेंबल किया जाता है, तब सर वो जो लैंड का जो मालिक होगा वो भी लायबल होगा। अच्छा, दो दोस्त हैं और आपस में प्लान बनाते हैं कि हम लोग एक्स को जान से मार डालते हैं। ए और जी बी सर। हैं दोस्त, और प्लान बनाते हैं एक्स को जान से मारने। जी सर। बी ने गोली चला के एक्स को मार दिया। एक्स की जी। लायबिलिटी क्या विकेरियस लायबिलिटी होगी? यस सर। मतलब दोनों की कॉमन इंटेंशन थी तो सर दोनों ही लायबल होंगे उसके लिए सर। विकेरियस लायबिलिटी है ये कि ज्वाइंट लायबिलिटी है कि कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी? सर जॉइंट लायबिलिटी के अंतर्गत ही विकेरियस लायबिलिटी भी जो है इंक्लूड होती है। ठीक है, आप बताएंगे कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है? एलिमेंट ऑफ क्राइम, यस सर। एलिमेंट ऑफ क्राइम सर 4 होते हैं, जिसमें कि पहला होता है हमारा कि कोई भी जो है किसी भी ऑफेंस को करने के लिए कोई एक्टर्स क्रिया किया हो। उसके लिए जो मेंस क्रिया होना चाहिए, सॉरी सर मैं स्टेजेस बता रही हूँ सर। सर कोई भी ऑफेंस के लिए सर 4 एलिमेंट ये हो कि कोई ह्यूमन बीइंग हो। और सॉरी सर एकदम स्किप हो गया है। सोच लीजिए, कोई बात नहीं। ह्यूमन बीइंग होता है, मेन क्रिया ह्यूमन होता बीइंग होना है। चाहिए विद मेंस्ट्रिया होना चाहिए, और सर फिर कोई उसमें सर कोई इंजरी होनी चाहिए। और अ, सर फोर्थ, सॉरी सर याद पता नहीं क्या हुआ एकदम से सर। ठीक है, आप कह रही हैं कि इंजरी होनी चाहिए, तो क्या बिना इंजरी के कोई ऑफेंस नहीं बन सकता? यस सर। विदाउट कब? इंजरी के भी सर ऑफेंस बन सकता है। कब? तो सॉरी सर रिकॉल नहीं हो पा रही। अ, मान लीजिए आपको मैं इंजरी करना चाह रहा हूं लेकिन इंजरी हुई नहीं, तो अटेम्प्ट क्या में अभी। attempt हो सकता है ना? यस सर। कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है उसके लिए। यस सर कॉन्स्पिरेसी। इंजरी तो सॉरी। हुई नहीं, लायबिलिटी हो जा रही है। जी सर। ठीक है, आप हमको बता दीजिए अरेस्ट और कस्टडी। हमको बता दीजिए क्या है अरेस्ट और क्या है कस्टडी? जी सर।
जब किसी पर्सन को मतलब किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है गिरफ्तार किया जाता है, जब उस पर किसी ऑफेंस का जो है एलिगेशन होता है, तब सर उसको अरेस्ट बोला जाता है। और अरेस्ट विदाउट वारंट और विद वारंट भी हो सकता है। लेकिन कस्टडी में सर किसी भी पर्सन को, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को लेना, तब भी सर उसको कस्टडी बोला जाता है। और कस्टडी टू टाइप्स की होती है सर, एक पुलिस कस्टडी और एक जुडिशियल कस्टडी। तो मैक्सिमम किसी पर्सन को जुडिशियल कस्टडी में कितने समय तक रखा जा सकता है? 90 days। ऐसा कहीं लिखा है? यस, 167 ऑफ सीआरपीसी। किसी भी दशा में उसे जुडिशियल कस्टडी में 90 डेज से ज्यादा नहीं रखा जा सकता? सर रखा जा सकता है, लेकिन सर उसके लिए सब मतलब कि चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। उसके पश्चात ये चार्जशीट फाइल होने का टाइम होता है, इसी को जुडिशियल कस्टडी का बोलते हैं। मतलब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन 90 डेज से अधिक नहीं रखा जा सकता। यस सर, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक। आप हमको बताइए कि राइट टू रिडम्पशन क्या होता है, मतलब मोचन का अधिकार। यस सर, राइट टू रिडीम का सर मतलब सेक्शन 160 ऑफ टीपीए में बताया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी जब वो मॉर्गेज रखी जाती है, तो मॉर्गेजर को राइट होता है कि मॉर्गेजी के पास जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसको जो जो भी मतलब वो उसका बंधक धन चुकाकर जो है उसको किसी भी समय जो है उसको अपना रिडीम करा सकता है, मोचन करा सकता है अपनी प्रॉपर्टी। तो फोरक्लोजर का राइट क्या हुआ फिर? फोरक्लोजर का सर मॉर्गेजी के पास राइट होता है कि अगर मतलब वो जैसे इसके पास मॉर्गेजर के पास होता है रिडीम का राइट, इसी तरह से सर मॉर्गेजी के पास होता है फोरक्लोजर का राइट, अकॉर्डिंग सेक्शन 67 ऑफ टीपी। अच्छा, कौन सा मॉर्गेज है जिसमें फोरक्लोजर का राइट होता है? सारे मॉर्गेज में? ये सर इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज में होता है। यस कॉन्सेप्ट हम लोग सुनते हैं रिडीम ऑफ फोरक्लोज डाउन, क्या? यस सर, इससे संबंधित प्रोविजन सेक्शन 94, 91, 94 में सर आई थिंक दे गए हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है सर। सॉरी सर, कंसेप्ट याद नहीं है, रिकॉल नहीं हो पा रहा है। ठीक। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सुना है आपने? जी सर। क्या है ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे मतलब डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। लेकिन सर इसमें ये होता है कि जो भी पार्टी होती है जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो ही उसके लिए जो है, या तो मतलब उसको जो है लागू कराने के लिए बात ला सकती है, अदर कोई नहीं, अदर कोई नहीं पार्टी। इसी को प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन दोनों भारत में लागू होता है? सर प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन लागू है भारत में। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होता? आप उल्टा तो नहीं बोल रही हैं ना? हो सकता है सर, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो पाया, काफी टाइम हो गई टीपीए को रिवाइज किए। ठीक है, आप हमें ये बता दीजिए ना, प्राइमरी एविडेंस क्या है? प्राइमरी एविडेंस से संबंधित प्रोविजन है इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 62 में दिया गया है। प्राइमरी एविडेंस होता है जो न्यायालय के जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए जो मूल में जो पेश किया जाता है, उसको जो है प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। अगर मान लीजिए एक पर्सन है जी सर। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में दूसरे की जान ले लेता, जी सर। और जिस जिस हद तक उसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करना था उससे एक्सीड कर जाता है, जी सर। क्या लायबिलिटी? सर अगर वो उसकी जान ले लेता है तो सेक्शन 300 के एक्सेप्शन 2 में जाएगा सर वो, और उसको जो है कल्पेबल होमिसाइड के लिए सर उसको कनेक्शन दी। कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबिलिटी। यस। एक वो क्या है, और वो एक लड़की का भूत निकालना चाह रहा है, क्योंकि लग रहा है कि उसमें प्रेतात्मा
प्रवेश कर गई, तो वो उसकी जान बचाने के लिए कि प्रेतात्मा को निकाल सके उसकी पिटाई करता है, और पिटाई करने से उसकी डेथ हो जाती है। क्या होगी लाइबिलिटी? सर सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी में सर मुझे लगता है कि उसको लायबल ठहराता ये जो फैक्ट मैंने बताया वो किसी केस पर आधारित है? है। यस सर, सर याद नहीं आ रहा है पर ये मेरा पढ़ा हुआ केस है, अभी थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो पा रहा है केस। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। जी सर। जैसे मान लीजिए एक सांप का खेल दिखाने वाला पर्सन है, और वो जी सर। दूसरे को चैलेंज देता है कि मेरे पास ऐसी दवा है कि चाहे कितना भी जहरीला सांप काटे मैं बचा लूं। जी सर। और इस प्रकार एक व्यक्ति ने उसके कहने के आधार पर सांप से अपने आप को कटवाया, लेकिन ये बचा नहीं पाया। जी दवा सर। दिया लेकिन बचा नहीं पाया। क्या ये जो जिसने इंड्यूस किया था कटवाने के लिए, उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी है? यस सर, कल्पेबल होमिसाइड में लायबल होगी सर। कल्पेबल होमिसाइड क्यों, मर्डर क्यों नहीं? सर उसको जो है मतलब नॉलेज थी, उसकी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, लेकिन उसको नॉलेज थी कि उसका एक्ट ऐसा है कि उसके द्वारा किसी की डेथ कमिट हो सकती है। और उस एक्ट के द्वारा सर जो 299 में जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग सर मुझे लगता है कि कल्पेबल होमिसाइड में। सेक्शन 300 का जो चौथा इंग्रेडिएंट्स है वो भी तो यही कहता है कि जब कार्य इतना खतरनाक हो जिससे पूरी संभावना हो कि व्यक्ति मर जाएगा, तो वो मर्डर भी तो हो सकता है नॉलेज के आधार पर। सर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने केस पढ़ा है वो मतलब 299 में उसको जो है लायबल ठहराया गया था केस के फैक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।